तो भारत का 2026 का यूनियन बजट आ गया है और सवाल वही है, क्या ये इकोनॉमी को एक नई रफ्तार देगा या फिर सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा। चलिए आज इसी बजट के हर पहलू को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हर बजट के साथ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बदलाव का स्केल क्या होगा। क्या कोई बिग बैंग रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे या फिर सरकार स्टेडी एज शी गोज वाली अप्रोच अपनाएगी। तो इस साल का जवाब बिल्कुल साफ है, कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। सरकार ने किसी क्रांतिकारी बदलाव के बजाय जो पहले से चल रहा है उसी को और मजबूत करने का रास्ता चुना है। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी और कंसोलिडेशन। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने ये स्थिर रास्ता चुना ही क्यों। इस कंटिन्यूटी यानी निरंतरता के पीछे की सोच क्या है? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सीधा सा है। सरकार का मानना है कि जो रिफॉर्म्स पहले किए गए थे वो अब काम कर रहे हैं, उनके नतीजे दिखने लगे हैं। तो अब जरूरत किसी नए एक्सपेरिमेंट की नहीं, बल्कि उसी फाउंडेशन को और पक्का करने की है। लक्ष्य है इकोनॉमी को 7% से ज्यादा की ग्रोथ पर स्टेबल रखना, महंगाई को काबू में रखना और फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखना। अच्छा, अब आते हैं इस बजट के सबसे जरूरी हिस्से पे। वो क्या एक चीज है जिस पर सरकार अपना सबसे बड़ा दांव लगा रही है? तो जवाब है कल का भारत बनाने पर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये आंकड़ा देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर या जिसे हम कैपेक्स कहते हैं, उसके लिए। और एक बात समझनी होगी, ये पैसा सिर्फ खर्च नहीं हो रहा, ये एक इन्वेस्टमेंट है देश के भविष्य में। ये पैसा सड़कों, पोर्ट्स, रेलवेज और ऐसे ही लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने में लग रहा है। ये चार्ट पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। 2014-15 में जो खर्च सिर्फ 2 लाख करोड़ था, वो आज बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो गया है। मतलब 10 साल में 6 गुना से भी ज्यादा की छलांग। ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कितना जबरदस्त है। और हाँ, ये सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है। इस पैसे का मतलब है जमीन पर काम। इसका मतलब है नए फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल के नए प्रोजेक्ट्स, नए जलमार्ग। और इसका असर सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं, बल्कि टियर 2 और 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दिखेगा। यहां तक कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर बात करते हैं उन बदलावों की जिनका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि बजट में एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने मार्केट में अच्छी खासी हलचल मचा दी। हुआ ये कि बजट के दिन शेयर बाजार में एक तेज गिरावट देखने को मिली और सब हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ। वजह कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक टैक्स में हुआ छोटा सा बदलाव था। इससे पता चलता है कि मार्केट कितनी सेंसिटिव होती है। तो हुआ ये था कि सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया, खास तौर पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग पर। अब देखिए, जब टैक्स बढ़ता है तो ट्रेडिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रेडर्स का मुनाफा कम हो जाता है और बस इसी वजह से मार्केट ने तुरंत एक नेगेटिव रिएक्शन दिया। तो ये तो हुई मार्केट की बात। अब जरा जूम आउट करते हैं और देश की पूरी बैलेंस शीट पर एक नजर डालते हैं। मतलब सरकार के खजाने की सेहत कैसी है। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है। इस चार्ट को देखिए। सरकार की कमाई में हर 100 रुपए में से 24 रुपए उधार और दूसरी देनदारियों से आते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा हिस्सा उधार का है। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का। तो ठीक है, पैसा आ गया। अब ये जाता कहाँ है? इसमें से एक बड़ा हिस्सा, करीब 22%, तो राज्यों को उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर चला जाता है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। 20% पैसा सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में निकल जाता है। सोचिए, हर 100 रुपए में से 20 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहे हैं। ये पैसा विकास पर खर्च नहीं हो पा रहा और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार की वित्तीय सेहत को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। इसे बिल्कुल एक घर के बजट की तरह समझिए। अगर आमदनी 98 है और खर्चा रुपया, तो जो 50 पैसे का गैप है वही घाटा है और उस घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। देश के लिए भी कहानी बिल्कुल यही है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है।
सरकार इस घाटे को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है। कोरोना के टाइम पर यह घाटा जीडीपी के 9.2% तक पहुंच गया था, जो बहुत ज्यादा था। अब इसे घटाकर 4.3% पर लाने का टारगेट है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, जो दिखाता है कि सरकार वित्तीय अनुशासन को लेकर सीरियस है। तो हमने कैपेक्स देखा, टैक्स में बदलाव देखा और देश की बैलेंस शीट भी समझी। तो इन सब के बाद इस 2026 के बजट की असल कहानी क्या है? इसका सार क्या है? जैसा कि ये कोट कहता है, ये बजट एक स्ट्रेटेजिक चॉइस का सिग्नल देता है। किसी बड़े और अचानक बदलाव की जगह जो नींव पहले से बनी हुई है, उसी पर धीरे धीरे और मजबूती से आगे बढ़ने का। शॉर्ट टर्म फायदों के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ पर फोकस है। और यहीं पर आकर ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये स्थिरता वाला रास्ता ही विकास का सबसे पक्का रास्ता है, या फिर ये एक मौका था कुछ बड़े साहसिक सुधार करने का जो शायद चूक गया? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।